हाँ, फिर हम उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। 8th नंबर पॉइंट है आपका, आवाज़ आ रही है ना सभी को? ओके। 8th नंबर पॉइंट है कि अगर सविष अवलेखन या सिरोअभ्यंग यानी कि विष युक्त अगर किसी ने कंघी का यूज़ कर लिया या विष युक्त तेल से बालों में तेल लगा लिया तो फिर क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? तो विष युक्त कंघे के प्रयोग से क्या होगा? बाल गिरने लग जाएंगे, ठीक है, सारा हेयर फॉल होने लग जाएगा, हेडेक होने लग जाएगा और सिर में ग्रंथि का निर्माण हो जाएगा। तो अगर वो विष युक्त कंघी का प्रयोग करता है या विष युक्त वो जो भी तेल है उससे बालों में तेल लगा लेता है तो ये लक्षण देखने को मिलेंगे। तो इसकी चिकित्सा क्या करनी है? काली मिट्टी लेनी है, हिरण का पित्त प्लस घी और प्रयंगू, इन तीनों को मिला करके सिर पे क्या करना है? हमें लेप करना है, क्योंकि मिट्टी भी कैसी होती है? शीतल होती है, और घी भी कैसा होगा? शीतल होगा, जिससे क्या हो जाएगा? जो हेडेक हो रहा है वो ठीक हो जाएगा और हेयर फॉल भी क्या हो जाएगा? नहीं होगा। फिर उसके बाद है सविष आलेप, कोई भी लेप लगा रहे हैं, जैसे कि मान लो मुल्तानी मिट्टी का ही लेप हो गया या कोई भी चंदन का पैक हो गया, कोई भी लेप लगा रहे हैं, अगर उसके अंदर विष मिला हुआ है तो सारे लक्षण कैसे देखने को मिलेंगे? जैसे हमने अभ्यंग के अंदर देखे थे, क्या होगा? त्वचा से स्राव होगा, त्वचा में स्फोट हो जाएंगे, वो सारे लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक लक्षण अलग है, वो है पद्मिनी कंटक जैसी फुंसी होना। पद्मिनी कंटक का मतलब है कि कांटे, जो फुंसियाँ होंगी वो कैसी होंगी? नुकीली होंगी, जैसा कांटा होता है नुकीला, ऐसी ही उसकी त्वचा पर फुंसियाँ कैसी होंगी? नुकीली फुंसियाँ होने लग जाएंगी। तो इसकी चिकित्सा में भी क्या है? शहद, घी और चंदन का लेप करना है हमें। वही सारे विष की चिकित्सा हमें शीतल तरीके से करनी है। ज़्यादातर जो भी हम स्किन पर यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आलेप हो गया, चाहे वो अभ्यंग हो गया, उसमें हम सब पे क्या कर रहे हैं? चंदन का लेप लगा रहे हैं, क्योंकि चंदन कैसा होता है? तिक्त और शीत होता है। तिक्त और शीत होने के कारण चंदन कैसा होता है? पित्त शामक या उष्ण गुण को कम करने वाला होता है। सविष नस्य ले लिया या सविष धूम ले लिया, यानी कि उसने कोई विष पॉइजन जैसे जो भी प्लांट वगैरह लाके जला दिए, उनका धूम दूसरे व्यक्ति को उसने इनहेल करवा दिया, तो उससे क्या होगा? विष युक्त नश्य या धूम से क्या हो जाएगा? नासा से स्राव होने लग जाएगा, श्लेष्मा का स्राव होने लग जाएगा नाक से, सिर दर्द होगा। जो भी इनहेल करके जितने भी पॉइजन वो ले रहा है उन सब में क्या होगा? सिर दर्द होगा। रक्त और कफ का स्राव होने लग जाएगा, कहाँ से? नाक से। तो ये देखने को मिलेगा सविष नस्य या धूम लेने पर। तो इसमें क्या करना है? गाय दुग्ध से सिद्ध अतिविषा सिद्ध घी का नस्य देना है, यानी कि अतिविषा को क्या करना है? हमें गाय के दुग्ध में सिद्ध करके उसका घी निकालना है और उस घी से नस्य देना है। अतिविषा लिया, उसको गाय के दूध में हमने क्या किया? खूब गर्म किया, गर्म करने के बाद उबाला, उबालने के बाद क्या किया? उसका घी निकाला और उस घी से हमने क्या दिया? नस्य दिया। सविष अंजन, अंजन कहाँ पे लगाएगा? आँखों में लगाएगा। तो सारे लक्षण कहाँ देखने को मिलेंगे? आँखों में। क्या होगा? आँखों से आंसू आने लग जाएंगे, आँखों में बर्निंग बहुत ज़्यादा होगी और क्या होगा? दृष्टि का विभ्रम हो जाएगा, नेत्र से उसको अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है? अब अंजन की आँखों में हो रहा है तो आँखों के लिए आँखों की ही चिकित्सा करनी पड़ेगी, तो उसमें हमें अंजन ही लगाएंगे आँखों में। अगर विष युक्त अंजन लगाने की वजह से सिम्टम आए तो हमें उसके ऐसा अंजन लगाना है जिससे आँखों में जो भी सिम्टम आ रहे हैं वो सही हो जाए। तो पिप्पली से सिद्ध घृत का पान करवाओ और मेष रंगीन निर्यास का क्या लगवाना है? अंजन। तो ये तो आभ्यंतर चिकित्सा के लिए तो उसको घृतपान करवा दिया, लेकिन अब आँखों में बर्निंग हो रही है तो उसके लिए तो आँखों का ही कोई ऑइंटमेंट वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेष रंगीन निर्यास से हमें क्या देना है? उस व्यक्ति को अंजन देना है। फिर है कर्णगत विष। अब कर्णगत विष, कर्ण में विष कैसे जा सकता है? कि क्या करते हैं छोटे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चों के कानों में दर्द होता है तो घरों में क्या करते हैं? सरसों का तेल डाल दिया कान के अंदर। तो किसी भी तेल से हम कर्ण पूरण करा रहे हैं, कान के अंदर कोई भी औषध डाल रहे हैं तो उसमें भी विष हो सकता है। तो विष युक्त कर्ण पूरण से क्या होगा? सुनने में दोष हो जाएगा, उसको ढंग से सुनाई नहीं देगा, श्रवण दोष होगा, कर्ण से स्राव होगा, कान में स्वेलिंग आ जाएगी और पेन बहुत ज़्यादा होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है?
शतावरी का स्वरस और शहद, ये दोनों मिला के हमें कान में डालने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ जैसा जो सिम्टम आ रहा है, जिस पार्ट का जो सिम्टम आ रहा है, हम पहले उसी की चिकित्सा कर रहे हैं, बाद में हम दूसरी चिकित्सा पे ध्यान देते हैं। फिर है सविष पादुका, किसी की चप्पल रखी थी, उसमें उसने उस पॉइजन का लेप कर दिया, क्योंकि स्किन से भी क्या होता है, पॉइजन का एब्जॉर्प्शन हो सकता है बॉडी के अंदर। तो सविष पादुका अगर उसने पैरों में पहन ली तो विष जुष्ट पादुका से क्या होगा, शोथ, स्राव और अंगों में सूनापन हो जाएगा, पैर में स्वेलिंग होगी, हो सकता है पैर में कोई उससे कट वट लग जाए तो वहाँ से कोई स्राव होने लग जाए, और हाथ पैरों में क्या हो जाएगा, झंझनाहट होगी, अंगों में सूनापन हो जाएगा। तो इसकी चिकित्सा सेम वही करनी है जो हम अभ्यंग में पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार से अगर सविष आभूषण, किसी के गहनों में ही विष लगा दिया, क्योंकि पहले तो गहने सब लोग पहनते थे, लेडीज़ भी पहनती थी, औरतें भी पहनती थी, और जो पुरुष हैं वो भी गहने, माला वगैरह गले के अंदर धारण करते थे। तो सविष अगर आभूषण है, उसके माला में या कहीं भी जो है वो विष लगा दिया है, तो उसमें क्या होगा, अब आभूषण गले में पहनेगा या कहीं हाथ पे कड़े भी हो सकते हैं, हाथ का कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ जिस भी पार्ट का वो आभूषण है वहाँ क्या होगा, दाह होगा, पाक हो जाएगा और वहाँ की त्वचा फट जाएगी। तो उसकी चिकित्सा भी क्या करनी है, हमें अभ्यंग के समान ही करनी है। तो इन सब में वही रखना है, आपको याद ये देख के पता लगाना है कि ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो हो सकता है पॉइजन इसके इस पार्ट में हो सकता है। अगर त्वचा का फटना ये सब देखने को मिल रहा है तो हो सकता है कि उसने जो आभूषण पहने हैं, उसने जो भी ऑर्नामेंट्स पहने हैं, उसके अंदर पॉइजन हो सकता है। अगर आँखों में बर्निंग हो रही है तो हो सकता है कि उसने जो भी आँखों के अंदर काजल या सुरमा लगाया है उसके अंदर पॉइजन हो सकता है। तो हमें ट्रीटमेंट उसी के अकॉर्डिंग वहाँ का करना है। तो आपका ये जो टॉपिक है विष का, जो विषदाता के लक्षण वाला पढ़ा था, एक हमने एक पढ़ा था विष के साधन, ये दो टॉपिक आपके कंप्लीट होते हैं।